मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक पुस्तक में से भारतीय संस्कृति की विशेषताएं नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। परिचय। भारतीय संस्कृति मानव समाज की एक अमूल्य निधि है। अपनी अनेक अप्रतिम विशेषताओं के कारण ही भारतीय संस्कृति को अमर कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की पावन धारा का प्रवाह उस धूमिल अतीत से प्रारंभ होती है जिसकी सीमाओं के चिंतन में हमारे अनुमान धारा का प्रवाह उस धूमिल अतीत से प्रारंभ होता है जिसकी सीमाओं के चिंतन में हमारे अनुमान के पैर लड़खड़ाते हैं। पिछले 5-6 हजार वर्षों के विस्तृत काल क्षेत्र में इस पुनिस्थ सरस्वती की संजीवनी धारा कई कई इतिहास के अज्ञात प्रखंडों में खोई हुई सी प्रतीत होती है। लेकिन अधिक अन्वेषित क्षेत्रों के सुरम्य स्थलों में पतित पावनी झावी के समान उसका प्रभाव विस्तृत, अबाध एवं सुप्रकाशित दिखाई देता है। यदि कई कई अनेक ताल तलैयों में विभाजित हो गई है तो अन्य स्थानों में उसका विशुद्ध, प्रशांत और विशाल प्रवाह दर्शक को पुनः चौधिया देता है। परंतु इस प्रवर्जा की इस दीर्घ यात्रा में ऐसा कोई भी स्थल नहीं है जहाँ पर उसकी हृदय ग्राह्यता और पावनता का आभास न मिलता हो। यदि विश्व की कोई संस्कृति अमर कहीं जा सकती है तो निसंदेह भारतीय संस्कृति ही वे संस्कृति है। नारायण। चीनी संस्कृति के अतिरिक्त विश्व की अन्य सभी, मेसोपोटामिया की सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और अवाल्दी प्रभृति, मिस्र, ईरान, यूनान और रोम की प्राचीन सभ्य संस्कृतियां कला के कराल गाल में समा चुकी है। केवल कुछ ध्वंसावशेष ही उनकी गौरव गाथा गाने के लिए बचे हैं। किंतु भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थपेड़ों को सहती हुई आज तक जीवित है और विश्व जनसंख्या का एक वृत्त भाग उसकी संजीवनी शक्ति के द्वारा ही अनुप्राणित है। भारतीय संस्कृति को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने न केवल इस महाद्वीप भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया। साइबेरिया से सिंगल, श्रीलंका तक और मेडागास्कर टापू, ईरान तथा अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो, बाली के द्वीपों तक के विशाल भूखंड पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुतापरक, समन्वयात्मक प्रवृत्ति निसंदेह आदर्श मानव समाज की रचना का आधार प्रस्तुत करती है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियां उसकी समता नहीं कर सकती। भारतीय राष्ट्रवाद का जो स्वरूप आज विद्यमान है, हमारी संस्कृति के दिव्य आलोक में ही उद्भासित हो रहा है। आज उसी के दिव्य आलोक से भारतीय राष्ट्रीयता अपनी समस्त आभा और प्रतिभा प्राप्त कर उद्भासित हो रही है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश परमाणु युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मानवता के लिए आज भी आशा संजोए हुए हैं। विश्व के रंगमंच पर संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व की मानवता को यही संदेश प्रसारित कर रहा है, जिससे विश्व के अनेक देशों की विदेश नीति इन्हीं संदेशों से प्रभावित हो रही है। भारतीय संस्कृति का अध्ययन और अन्वेषण सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। अनेक सुहृदय मनस्वी अंग्रेजों तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों ने इसका अध्ययन एवं अन्वेषण प्रारंभ किया था। उनके प्रयासों ने समकालीन भारतीयों की आंखें अपनी संस्कृति की अनुपम महत्ता की ओर आकर्षित की और पाश्चात्य सभ्यता की
मानसिक सामग्री का अभाव पूरा किया, जिसकी उसे अत्यंत आवश्यकता थी। आज पूर्व और पश्चिम के देशों में समान रूप से भारतीय संस्कृति का अध्ययन और भी संलग्नता के साथ किया जा रहा है। इस अनुपम और विलक्षण संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारा परम आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति के मूल आधार से परिचित हो, ताकि अपनी वर्तमान समस्याओं, प्रयासों तथा लक्ष्यों की राष्ट्र के पूर्वगामी अनुभव, परंपराओं और प्रयासों के प्रकाश में माप तोल करके हम अपना मार्ग खोज सके। परंतु हम इस बात से भी भलीभांति परिचित है कि ध्येय और उसकी पूर्ति बहुत कुछ हमारे पूर्वगामी अनुभव और विकास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अतीत के बंधनों से मुक्त होना सरल नहीं होता। वे केवल हमारे प्रयासों की सीमाएं ही नहीं निर्धारित करती, बल्कि सफलता के मार्ग और संभावित ध्येयों का भी एक पर्याप्त मात्रा में निर्देशन करता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति के विकास की रूपरेखा से परिचित हो। भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमारे लिए राष्ट्रीय अहंकार के पोषण करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक अत्यावश्यक सामूहिक प्रयास है। जिस मात्रा में हम उसका वास्तविक रहस्य जान सकेंगे, उसी मात्रा में यह ज्ञान हमारी आज की समस्याओं और प्रयासों को सफल बनाया जा सकेगा। निसंदेह भारतीय संस्कृति का अतीत अत्यंत उज्जवल था, लेकिन हमारा दायित्व यह है कि हम भविष्य को भूत से भी अधिक उज्जवल और गौरवपूर्ण बनाएं। हमारे इस दायित्व की पूर्ति तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति का अध्ययन करें। संस्कृति का अर्थ। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से निष्पन्न होता है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। इसी प्रकार संस्कार शुद्ध किया हुआ अथवा संस्कार शुद्ध करने वाले कर्म शब्द भी निष्पन्न हुए हैं। संस्कृत शब्द के समान संस्कृति शब्द में भी परिमार्जन अथवा परिष्कार के अतिरिक्त शिष्टता एवं सौजन्य आदि अर्थों का भी अंतर्भाव हो जाता है। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उनके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का अपने पूर्ण में विकसित रूप है। विचार और कर्म के क्षेत्र में जो राष्ट्र का सृजन है, वही उनकी संस्कृति है। विद्वानों ने संस्कृति की अनेक परिभाषाएं दी है जो उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर व्हाइटहेड के शब्दों में संस्कृति की परिभाषा है मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति। टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं व आदतें आती है जिस पर मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। बोल्स तथा हाइजर के अनुसार मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग व तरीकों को अपनाते हैं, वे संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन के अनुसार प्रत्येक समूह तथा समाज में आंतरिक व बाह्य व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं, जिनमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। इसी प्रकार ग्रीन ने लिखा है कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास की उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान में व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को जो कि समय के साथ परिवर्तित होती है कहते हैं, जो सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। संस्कृति की इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की अलग अलग परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं में असमानता का मुख्य कारण यह है कि इतिहासकार, साहित्यकार, समाजशास्त्री आदि संस्कृति को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं। जैसे कि इतिहासकार संस्कृति को किसी समूह या देश के विशेष कलात्मक या बौद्धिक विकास के रूप में देखता है, जबकि साहित्यकार संस्कृति के में जीवन की समरसता व कोमलता का परिचय प्राप्त करता है। अतः कतिपय विद्वानों ने
संस्कृति को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है। प्रत्येक सभ्यता के कर्मिक विकास में एक स्तर आता है जब विशेष मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेता है। ये उसके सामाजिक जीवन में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि समाज इन उदात्त और सूक्ष्म विशेषताओं में रंग जाता है। यही उस समाज की संस्कृति है। दूसरे शब्दों में सभ्यता के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम संस्कृति है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह समाज के अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है। और यह प्रयत्न भी ऐसा है जिसे एक के बाद एक आने वाले मनुष्य की विभिन्न संततियां निरंतर करती रहती है। यही कारण है कि संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है। वे किसी एक युग की कृति नहीं होती, बल्कि विभिन्न युगों के विविध मनुष्यों के सामूहिक व अनवरत श्रम का परिणाम होती है। वस्तुतः चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरल, सुंदर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। व्यापक अर्थ में संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है: संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति तथा समूह के रूप में करता है। वह उन आविष्कारों का संग्रह है जिनकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अपनी आत्मा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति उन्नत हो सकता है। अतः संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति पर विजय की क्रमबद्ध रोचक कहानी है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में चिंतन किया, साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया, सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं व संस्थाओं को विकसित किया, उन सभी का समावेश हम संस्कृति में कर सकते हैं। अब है संस्कृति का उद्भव। अनेक विद्वानों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व्हीलर की मान्यता है कि इसका उद्भव और विकास पश्चिमी एशिया की सुमेरियन संस्कृति के प्रभाव से हुआ। इसके विपरीत हेरास और चटर्जी की मान्यता है कि इसके निर्माण का श्रेय द्रविड़ों को है, जबकि फेयर सर्विस का विश्वास है कि ये हिंदी ईरानी क्षेत्र की अपनी उपज है। लेकिन इन विद्वानों की मान्यता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी बातें हैं जो विश्व में और कहीं नहीं मिलती। इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा, बेल का महत्व, स्नान और ध्यान, खास किस्म की लिपि और कला शैली आदि के धार्मिक आचार विचार अब तक और यहीं और कहीं दिखाई नहीं दिए। सिंधु संस्कृति में मिला सामान एक खास किस्म के रहन सहन को प्रकट करता है, जिसकी मिसाल और कहीं नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु संस्कृति भारत की अपनी स्वयं की चीज है और ये सैकड़ों और हजारों साल पहले से चले आ रहे रहन सहन के विकास का परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति को किसी और संस्कृति से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। समय के साथ साथ यहाँ का ग्रामीण जीवन शहरी रहन सहन में बदल गया। सामाजिक व्यवस्था में विकास हुआ, लोगों के विचार में गहराई और पेनापन आया तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और संपन्नता दिखाई देने लगी। नेक्स्ट है संस्कृति का स्वरूप। मानव एक और बाह्य विश्व का संस्कार करके अथवा प्रकृति पर विजय प्राप्त करके उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, और दूसरी ओर वह अपनी आत्मा का संस्कार करके उसमें परिवर्तन उत्पन्न करने में संलग्न रहा। मानव ने बेडोल, पाषाण या संगमरमर को तराश कर सुंदर मूर्तियों या अन्य वस्तुओं का निर्माण किया है। ये क्रिया बाह्य विश्व का संस्कार है, जिसे संस्कृति का भौतिक स्वरूप कहा जाता है। किंतु मानव निर्मित पाषाण या संगमरमर की मूर्ति या अन्य वस्तुओं में जो सौंदर्य और कला की श्रेष्ठ भावनाएं तथा हस्त कौशल अभिव्यक्त होता है, वह संस्कृति का आध्यात्मिक अंग है। मनुष्य के जिन क्रियाकलापों में
बाह्य विश्व के संस्कार एवं परिवर्तन की प्रधानता होती है, उसे भौतिक संस्कृति भी कहा जा सकता है। कृषि, पशुपालन, भवन निर्माण, यंत्र निर्माण, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन आदि भौतिक संस्कृति है। इसमें बाह्य विश्व की भौतिक प्रगति की प्रधानता है। आध्यात्मिक संस्कृति में मानव की प्रकृति और आत्मा का संस्कार एवं सुधार की प्रधानता होती है। संस्कृति के इस आध्यात्मिक अंश में धर्म, नीति, विधि विधान, विधायी, कला, कौशल, साहित्य, मानव के समस्त सद्गुण और शिष्टाचार निहित है। संस्कृति के भौतिक तथा आध्यात्मिक अंग एक ही खंड वस्तु के स्वरूप है। भौतिक व्यवहार संस्कृति की नींव है तथा मानसिक और आध्यात्मिक व्यवहार उस नींव पर खड़ा हुआ भव्य भवन है। संस्कृति के भौतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सभ्यता और संस्कृति में भेद। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में उन्नति की है, उसी को हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र को और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रकृति होती है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। जीव मात्र के तीन मुख्य ऐहिक देह हैं, असन, वसन और निवसन। जब से मनुष्य से मानवी बाना पहना है, तभी से वे इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने में लगा हुआ है। इस हेतु वे विविध सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं तथा आर्थिक यंत्रों और साधनों का अन्वेषण करता रहा। इनका क्रम सुदूर अतीत से, जब उसने पत्थर से हथियार और औजार बनाना जाना, आज तक आधुनिक हवाई जहाज, रेल, तार, लोहे और कपड़े के विशाल कारखाने आदि के रूप में अनवरत रूप से चला आ रहा है। उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का भी मुख्यतः यही उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन की इन तीनों आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता, सुगमता और विश्वसनीय रूप से हो सके। इन समस्त रचनाओं, संस्थाओं और साधनों के संबंध और संस्था रूप व्यवस्था का ही नाम सभ्यता है। मनुष्य स्वभाव से प्रगतिशील प्राणी है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति नीति, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के स्तर से ऊपर उठता है, सभ्यता का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की और संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। प्रारंभ में मनुष्य आंधी, पानी, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहन करता हुआ जंगल में रहता था और धीरे धीरे उसने प्राकृतिक विपदाओं से अपनी रक्षा करने के लिए पहले गुफाओं और फिर क्रमश से लकड़ी, ईंट या पत्थर के मकानों का निर्माण किया। अब वह लोहे और सीमेंट की गगनचुंबी अट्टालिकाओं का निर्माण करने में लगा है। प्राचीन काल में यातायात का साधन केवल दो पैर थे। फिर उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ आदि का सहारा लिया। अब वह मोटर और रेलगाड़ी के द्वारा थोड़े समय में अधिक दूरी तय करने लगा है। हवाई जहाज लेकर आकाश में उड़ने लगा है। अंतरिक्ष यानों के द्वारा चंद्रमा पर पहुंच गया है तथा मंगल व शुक्र ग्रह पर पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। पहले मनुष्य जंगल के कंदमूल और फल तथा आखेट से अपना जीवन निर्वाह करता था। बाद में उसने पशुपालन और कृषि के आविष्कार तथा द्वारा अपने आजीविका के साधनों में उन्नति की। पहले वे अपने सभी कार्यों को शारीरिक शक्ति से करता था। फिर उसने पशुओं को पालतू बनाकर उनकी शक्ति का हल व गाड़ी आदि में प्रयोग करना सीखा। आज उसने हवा, पानी, वाष्प, बिजली आदि भौतिक शक्तियों को तथा आणविक शक्ति को वश में करके ऐसी मशीनें बनाई जिससे उससे भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है। मनुष्य की यह सारी प्रगति सभ्यता कहलाती है। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि भौतिक प्रगति से शरीर की भूख मिट सकती है, लेकिन मन और आत्मा अतृप्त रहती है। इन्हें तृप्त करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं।
मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होता है। सौंदर्य की खोज करते हुए वे संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यक कृति संस्कृति का अंग बनती है। इस इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। इस प्रकार सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, जबकि संस्कृति आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास को सूचित करती है। मैथ्यू आर्नल्ड ने सभ्यता के संबंध में लिखा है कि मनुष्य समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। इसी प्रकार डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है कि सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। डॉक्टर जॉनसन सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। डॉक्टर बैजनाथ पुरी ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को इस प्रकार व्यक्त किया है कि संस्कृति अभ्यंतर है, सभ्यता केवल बाह्य है। संस्कृति के अपनाने में देर लगती है, पर सभ्यता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है। सभ्यता सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से बंधी हुई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने के संकेत करती है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्रों में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। यानी कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में चिंतन किया, साहित्य, संगीत तथा कला की जो सृष्टि की, सामूहिक जीवन को हितकर तथा सुखी बनाने के लिए जिन पदार्थों एवं संस्थाओं का विकास किया, उन सभी का समावेश संस्कृति में होता है। अब नेक्स्ट है संस्कृति का निर्माण। किसी देश की संस्कृति उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। ये व्यक्तिनिष्ठ न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है, अर्थात ये किसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल न होकर असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भागीरथ प्रयत्न का परिणाम होती है। सभी व्यक्ति अपने सामर्थ्य और योग्यता अनुसार संस्कृति के निर्माण में सहयोग देते हैं। संस्कृति के निर्माण की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूंगे की भीमकाय चट्टानों से की जा सकती है। मूंगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे छोटे घर बनाते बनाते समाप्त हो जाते हैं। हजारों वर्ष तक मूंगे के कीड़ों की पीढ़ियों तक निरंतर ये क्रम जारी रखती है और वे सब मूंगे के नन्हे नन्हे घर परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार संस्कृति का भी धीरे धीरे लंबी अवधि में निर्माण होता है। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थानों, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशेष संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ। संस्कृति समाज का व्यक्तित्व या आईना है, जिसके विचार भावना आचरण तथा कार्यकलापों के विभिन्न स्तरों से संस्कृति की सिद्धि होती है। सिंधु संस्कृति से उत्तर वैदिक काल तथा भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्वों का निर्माण हो चुका था और गुप्त काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति के मूलभूत आदर्शों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक आर्यों ने इस संस्कृति के निर्माण का भागीरथ प्रयत्न किया और बाद में गुप्त सम्राटों ने इस पूर्णतः पल्लवित करने में अपना महान योगदान दिया। इनके प्रयासों से भारतीय संस्कृति का निर्माण इतना सुदृढ़ आधार पर हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति की नींव न हिला सकी। इसके विपरीत विदेशी संस्कृतियां
स्वयं भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई और भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की समृद्ध संस्कृति ने, उसकी भौगोलिक परिस्थिति और उसके ऐतिहासिक अनुभवों ने, उसके धार्मिक विचारों और उसके आदर्शों ने उसे एकता और अखंडता प्रदान की। सर्वगुण संपन्न भारतीय संस्कृति के इस ढांचे ने काल के घातक प्रहारों एवं आक्रमणों से भारतीय संस्कृति की रक्षा की। इस प्रकार अपने भारतीय संस्कृति के विषय में, जैसे भारतीय संस्कृति के विषय में भारतीय संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का उद्भव, संस्कृति का स्वरूप, सभ्यता और संस्कृति में भेद, फिर संस्कृति के निर्माण के विषय में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं और विविधता में एकता के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।